हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज हम शुरू करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट्स के साथ। चलिए तो हेडिंग डालते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट्स। तो बच्चे चलिए मान लेते हैं कोई डिटरमिनेंट हमको गिवन है डेल्टा, है ना। तो इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखते हैं डेल्टा को, है ना, इन टर्म्स ऑफ कॉलम। तो अगर मैं मान लीजिए 3 कॉलम लिखता हूं तो इस तरीके से दिखा सकता हूं इसको C1 C2 C3। अच्छा ये डिटरमिनेंट है तो इसमें हम ये ब्रैकेट यूज नहीं करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है बेटा, इसका मतलब है कि कॉलम वन के ये कॉलम वन रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसके अंदर कितनी भी रोज जा सकती है, ठीक है। बट जनरली हम क्या लेते हैं 3x3 लेते हैं, तो रोज आगे मैं अगर मैं क्वेश्चन में ठाऊंगा तो उसमें 3 रोज ही काउंट करूंगा, ठीक है। चलिए तो अगर ये डेल्टा मुझे गिवन है, ठीक है, देन इसका डिफरेंशिएशन, डेल्टा का डिफरेंशिएशन अगर मैं करता हूं और उसको डिनोट करता हूं डेल्टा डैश के साथ, राइट, तो वो डिफरेंशिएशन कुछ ऐसे होने वाला है कि पहले मैंने कॉलम वन को डिफरेंशिएट कर दिया, ओके, और कॉलम टू और कॉलम थ्री एज इट इज रह गए, ठीक। उसके बाद प्लस यूज किया एंड देन मैंने कॉलम वन एज इट इज रखा और कॉलम टू को डिफरेंशिएट कर दिया और कॉलम थ्री एज इट इज रखा, ठीक। अब तो तुम्हें समझ आ गया होगा कि थर्ड टाइम में क्या करने वाला हूं। कॉलम वन और कॉलम टू को एज इट इज रखूंगा और कॉलम थ्री को डिफरेंशिएट, ठीक है। अब ये तो सेल्फ अंडरस्टूड वाली बात है कि भाई मैं किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, है ना। अगर ये डेल्टा मेरे को इन टर्म्स ऑफ एक्स गिवन है तो एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, है ना, एज अ फंक्शन ऑफ एक्स मान के। आगे चलते हैं। अगर बच्चे मान लीजिए कि हमको डेल्टा इन टर्म्स ऑफ रोज गिवन है ना, जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पे R1 R2 R3, ठीक है। अब ये कॉलम कितने भी हो सकते हैं बट जनरली हम 3x3 पर बात कर लेते हैं। तो डेल्टा अगर ये गिवन है रो वन रो टू रो थ्री, देन बच्चे डेल्टा डैश क्या होने वाला है, रो वन का डिफरेंशिएशन, रो टू और रो थ्री एज इट इज, प्लस रो वन एज इट इज, रो टू का डिफरेंशिएशन, रो थ्री एज इट इज, प्लस रो वन एज इट इज, रो टू एज इट इज एंड रो थ्री का डिफरेंशिएशन, ठीक। तो इस तरीके से हम डिफरेंशिएट कर देते हैं डिटरमिनेंट। चलिए बेटा एक क्वेश्चन लेते हैं, क्लियरिटी और ज्यादा आएगी। चल बेटा तो क्वेश्चन लिख दिया है मैंने, है ना, इसको समझने के लिए कि मैं करूंगा कैसे डिफरेंशिएट। क्वेश्चन इज इफ एफ एक्स इज इक्वल टू cos x x1 2 sin x x square 2x tan x x1, ठीक है, देन लिमिट ऑफ एफ एक्स बाई एक्स एज एक्स टेंस टू जीरो, ठीक है। तो मान के चलते हैं कि ये क्वेश्चन लिमिट का भी है और डिटर्मिनेंट का भी, ठीक है। तो चलिए बेटा अब देखिए हमने लिमिट अगर सीखा है ना, कैसे लिमिट फाइंड आउट करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, फॉर्म चेक करते हैं कि भाई फॉर्म कैसी है, ठीक है। तो फॉर्म चेक करने के लिए क्या करते हैं कि इस x को जो भी ये जिस भी नंबर को अप्रोच कर रहा होता है ना, जिस भी वैल्यू को ये x अप्रोच कर रहा होता है उसको पुट करके देखते हैं, है ना। तो फिर फॉर्म चेक करते हैं कि कैसी फॉर्म बनी। जैसे मैं f ऑफ 0/0 चेक करता हूँ कि बन क्या रहा है। तो अगर मैं x की जगह 0 पुट करता हूँ यहाँ पे तो क्या बनेगा, ये cos 0 1, मतलब 1 0 1 0 0 0 0 0 1। अब देखो एक रो तो जीरो हो गई ना पूरी, सेकंड रो 0 0 0, मतलब f ऑफ 0 तो 0 हो गया, है ना, और डिनोमिनेटर में भी तुम 0 रख रहे हो, तो बेटा ये तो 0/0 फॉर्म बन गई। 0/0 फॉर्म के लिए एक रूल है हमारे पास, लॉपिटल रूल, ठीक है।
लॉपिटल रूल ये कहता है कि भाई आप क्या करिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर दीजिए अगर 0/0 फॉर्म है। तो अगर हम लॉपिटल रूल यूज करते हैं, पहले तो इसको लिख देते हैं इस तरीके से, एफ ऑफ एक्स बाय एक्स, ये तो बेटा 0/0 फॉर्म है ना। तो मैं लिखता हूँ यूजिंग एल हॉपिटल रूल, ये क्या बन जाएगा, एफ डैश एक्स बाय, ठीक है, क्योंकि एक्स का तो डिफरेंशिएशन 1 हो गया। अब एफ डैश एक्स आ गया ना, एफ डैश एक्स मतलब मुझे यहाँ पे डिफरेंशिएट करना होगा, ठीक है। सो नाउ बेटा मैं एफ डैश एक्स कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं रो वाइज डिफरेंशिएट करता हूँ, ठीक है, तो फर्स्ट रो को करूंगा, रो 1, रो 2 और रो 3 एज इट इज रहेंगी। तो ये हो गया बच्चे माइनस साइन एक्स, ठीक, 1 0 2 साइन एक्स, एक्स स्क्वायर 2x tan x x1 प्लस, अब रो 1 एज इट इज रखूंगा, cos x 1 x1 2 cos x 2x 2 tan x x1 प्लस, अब रो 3 को डिफरेंशिएट करूंगा, तो cos x x1 2 sin x x स्क्वायर 2x sec स्क्वायर x 1 0, राइट। अब बेटा ये आ गया एफ डैश, बट मुझे अगर मुझे लिमिट फाइंड करनी है ना, तो अब देखो इनडिटरमिनेट फॉर्म तो रिमूव हो चुकी है क्योंकि डिनोमिनेटर में एक्स बचा ही नहीं है, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट पुट कर सकता हूं, तो ये जो लिमिट कैलकुलेट होगी ना वो कुछ इस तरीके से होगी, एफ डैश जीरो, मतलब यही मेरा फाइनल आंसर होगा, एफ डैश जीरो। तो एफ डैश एक्स तो बेटा निकाल चुका हूं मैं, एफ डैश जीरो बस निकालना है मुझे, ठीक है। तो एक्स की जगह जीरो रख देता हूँ। चलिए बेटा, तो एफ डैश जीरो क्या आ गया है, जस्ट जीरो रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 0 1 0 0 0 0 0 0 1 प्लस 1 0 1 2 0 2 0 0 1 प्लस 1 0 1 0 0 0 सेक स्क्वायर 0 1 होता है, तो 1 1 0। अब बेटा देखो ये जीरो हो चुका है, रीजन बीइंग सेकंड रो के अंदर सारे एलिमेंट जीरो हैं, और ये भी जीरो हो चुका है, सेम रीजन, ठीक है। तो बेटा इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो एफ डैश जीरो क्या आ गया है, ठीक है। तो अगर मैं रो थर्ड के अलोंग एक्सपैंड करता हूं, तो प्लस माइनस प्लस देगा 1 इंटू 0 माइनस 0, यार ये तो जीरो ही आ गया। चलिए तो बेटा तुम लकी हो कि एफ डैश जीरो भी जीरो आ गया है, ठीक है। तो लिमिट ऑफ एफ एक्स बाय एक्स एज एक्स टेंस टू जीरो इज जीरो। चलिए बच्चे, तो नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट्स। चलिए बच्चे हेडिंग डालते हैं प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट्स। तो बेटा प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट्स में हम लिखते हैं कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स is possible for row by row
कॉलम, कॉलम बाय रो और कॉलम बाय कॉलम. But generally row by row is preferred. ओके, तो जैसे मैं बोल रहा हूं, एक क्वेश्चन से समझते हैं इसको. लेट L1 M1 N1 L2 M2 N2 and L3 M3 N3 are direction cosines of three mutually perpendicular lines. Then delta square is equal to question mark, right? Where delta is equal to L1 M1 N1 L2 M2 N2 L3 M3. ठीक है, तो यहां पर मुझे अगर डेल्टा गिवन है ना, तो मुझे डेल्टा स्क्वायर बताना है. तो डेल्टा स्क्वायर इज नथिंग बट डेल्टा इंटू डेल्टा. तो मुझे डेल्टा इंटू डेल्टा बताना है. मतलब मुझे डिटरमिनेंट्स का प्रोडक्ट देखना है. डिटरमिनेंट का क्या भाई प्रोडक्ट बनेगा. चलिए, बस हम ये सीखने जा रहे हैं कि भाई हम प्रोडक्ट करते कैसे, हम मल्टीप्लाई करते कैसे दो डिटरमिनेंट को. तो अगर मैं बेटा बात करूं डेल्टा स्क्वायर की, तो डेल्टा इंटू डेल्टा होने वाला है ना. और डेल्टा इंटू डेल्टा का मतलब है कि L1 M1 N1 L2 M2 N2 L3 M3 N3 into L1 M1 N1 L2 M2 N2 L3 M3. राइट है. अब देखिए मैंने क्या बोला है यहाँ पर कि रो बाय रो, रो बाय कॉलम, कॉलम बाय रो और कॉलम बाय कॉलम, चारों तरीके से ये पॉसिबल है. मतलब कि इसकी रो उठाऊं और इसकी रो उठाऊं, है ना, फिर रो उठाऊं, रो उठाऊं, रो रो, है ना. ऐसा भी हो सकता है कि इसका रो एंड इसका कॉलम, रो कॉलम, जैसे हम मैट्रिसेस में करते थे. ठीक, बट हम क्या प्रेफर करते हैं कि भाई इसकी रो एंड सेकंड वाले की भी रो होनी चाहिए. ठीक है, तो चलिए उसी तरीके से करते हैं रो बाय रो. तो फर्स्ट की रो एंड सेकंड की रो, तो ये हो जाएगा L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर. ये ठीक है. L1 इंटू L1 L1 स्क्वायर, M1 इंटू M1 M1 स्क्वायर, N1 इंटू N1 N1 स्क्वायर. ठीक है, फिर ये तो फर्स्ट एलिमेंट बन गया. अब रो बाय रो कर रहे हैं तो पहली रो में रहेंगे, बट फर्स्ट डिटरमिनेंट की तो फर्स्ट रो ही चलेगी एंड सेकंड डिटरमिनेंट की सेकंड रो पर आ जाएंगे. ठीक है, देन L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2. राइट है. एंड थर्ड एलिमेंट के लिए सेकंड डिटरमिनेंट की थर्ड रो पर आ जाएंगे. दैट इज L1 L3 प्लस M1 M3 प्लस N1. ठीक है, उसके बाद फर्स्ट डिटरमिनेंट की सेकंड रो पर आएंगे. दैट इज L2 L1 प्लस M2 M1 प्लस N2 N1. फिर L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर. राइट, एंड देन L2 L3 प्लस M2 M3 प्लस N2. ओके, एंड देन अगर थर्ड रो की बात करें तो L3 L1 प्लस M3 M1 प्लस N3 N. L3 L2 प्लस M3 M2 प्लस N3 N2. राइट, and this is L3 square plus M3 square
प्लस n3। ठीक है बेटा, तो ये बन गया। अब देखो यहाँ पर ये जो बोला था ना मैंने, आर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन, इस लाइन का यूज अब है। ठीक है, क्योंकि ये चीज जो है ना हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास के अंदर ही, कोऑर्डिनेट थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री के अंदर। ठीक है, तो थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में क्या होता है कि अगर हम बात करते हैं थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस के डायरेक्शन कोसाइंस को लेकर, ठीक है, तो ये वाली चीज जो बनती है ना, ये बनती है 1। ओके, ये बनती है 1, और बाकी ये क्या बनता है 0। ये सब 0 बनता है। ठीक है, ये 0 0 0 0, और ये 1 1 1। ठीक है, तो हमको क्या मिला 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो बेटा ये तो डिटर्मिनेंट है। ठीक है, किसके कॉरस्पॉन्डिंग, एक 3x3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, तो इसकी वैल्यू क्या आने वाली है ओनली 1। ठीक है, तो इस तरीके से हम मल्टीप्लाई करते हैं दो डिटर्मिनेंट पर। बट यहाँ पर रिवर्स थिंकिंग इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक पर बेस्ड, वो रिवर्स थिंकिंग को लेकर दिमाग में बनाए जाते हैं। ठीक है, चलिए बेटा, तो एक लाइन लिख के फिर क्वेश्चन लिखेंगे। बट हियर रिवर्स थिंकिंग इज इंपॉर्टेंट। तो इस बात को समझने के लिए क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन इज साइन 2 अल्फा साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा प्लस गामा साइन बीटा प्लस अल्फा साइन 2 बीटा साइन अल्फा बीटा प्लस गामा। साइन गामा प्लस अल्फा साइन गामा प्लस बीटा साइन 2 गामा। ओके, और ये मैंने दे दिया क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब एक तो तरीका ये है इसको एक्सपैंड करने का या इसका आंसर करने का, कि भाई इसमें मैं कुछ ऑपरेशन यूज कर लूं। ठीक है, ऑपरेशन यूज कर लूं, है ना, एलिमेंट्री ऑपरेशंस, एंड देन उसका आंसर करूं मैं। और सेकंड वे ये होगा कि अगर मैं रिवर्स थिंकिंग अप्लाई करता हूं यहां पर प्रोडक्ट ऑफ डिटरमिनेंट्स को लेकर, देन कुछ आंसर जल्दी आ सकता है क्या। चलिए बेटा, तो मैंने ना क्या किया, इस डेल्टा को इस तरीके से लिखा। पहले तो साइन 2 अल्फा को लिख सकता हूं मैं 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, और 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा को मैंने ऐसे लिख दिया, साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा साइन। राइट है, साइन अल्फा प्लस बीटा को लिखा मैंने साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। साइन अल्फा प्लस गामा को लिखा साइन अल्फा कॉस गामा प्लस कॉस अल्फा साइन का। राइट, साइन बीटा प्लस अल्फा को लिखा साइन बीटा कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा साइन अल्फा। साइन 2 बीटा को लिखा मैंने साइन बीटा कॉस बीटा प्लस कॉस बीटा साइन बीटा। एंड साइन बीटा प्लस गामा को लिखा मैंने साइन बीटा कॉस गामा प्लस कॉस बीटा साइन गामा। साइन गामा प्लस अल्फा को लिखा मैंने साइन गामा कॉस अल्फा प्लस कॉस गामा साइन अल्फा।
साइन गामा प्लस बीटा को लिखा साइन गामा कॉस बीटा प्लस कॉस गामा साइन बीटा, एंड साइन टू गामा को लिखा हमने साइन गामा कॉस गामा प्लस कॉस गामा साइन गामा। ठीक है बच्चे, तो ये तो डेल्टा हो गया, राइट। अब यहाँ पे मैं कुछ अगर डेल्टा को ऐसे लिखने की कोशिश करूं इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स, तो मैं ऐसा लिख दूं साइन अल्फा कॉस अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा 0 0। तो बेटा ये फर्स्ट रो बनेगी क्या, साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा 0। फिर सेकेंड एलिमेंट के लिए इसके अंदर तो पहली रो लिखी जाएगी, सेकेंड डिटरमिनेंट के लिए सेकेंड रो बनेगी। तो सेकेंड रो किस तरीके से बनेगी, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा एंड दिस इज अगेन 0। एंड थर्ड रो सेकेंड डिटरमिनेंट की कुछ इस तरीके से आएगी, साइन अल्फा कॉस गामा प्लस कॉस अल्फा साइन गामा एंड 0। ठीक है, तो पहली रो कंप्लीट हो गई। अब सेकंड रो पर आते हैं। तो फर्स्ट डिटरमिनेंट की सेकंड रो कुछ इस तरीके से बनेगी, साइन बीटा कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा साइन अल्फा 0, राइट। साइन बीटा कॉस बीटा प्लस कॉस बीटा साइन बीटा 0, साइन बीटा कॉस गामा कॉस बीटा साइन गामा और 0। एंड थर्ड रो के लिए बात करें तो साइन गामा कॉस अल्फा प्लस कॉस गामा साइन अल्फा 0, साइन गामा कॉस बीटा प्लस कॉस गामा साइन बीटा 0, साइन गामा कॉस गामा प्लस कॉस गामा साइन गामा 0। तो बेटा देख रहे हैं आप, ये दो डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट है। पहले डिटरमिनेंट के अंदर थर्ड कॉलम 0 है, मींस ये तो 0 बन गया। सेकेंड डिटरमिनेंट के अंदर थर्ड कॉलम अगेन 0 है, तो ये भी 0 बन गया, मतलब 0 इंटू 0 बेटा ये तो 0 बन गया। तो डेल्टा जो आ गया वो तो 0 आ गया। चलिए तो बेटा नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करते हैं। टॉपिक रहेगा हमारा क्रैमर्स रूल। अब क्रैमर्स रूल किसके लिए हम बात करेंगे, ये बात करेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स को लेकर। जैसे हमने लास्ट वीडियो में बात की थी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स को लेकर, कि कैसे हम यूजिंग मैट्रिसेस, है ना, सिस्टम का आंसर, इस सिस्टम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बट वो बहुत लेंदी हो जाएगा, है ना। उसमें पहले हमें क्या करना होगा, एडजॉइंट फाइंड करना होगा एंड फिर इनवर्स फाइंड करना होगा, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करके उसके बाद हमें उसका आंसर करना होगा। थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, ठीक है। चलिए तो अभी हम क्रैमर्स रूल पर आते हैं, हेडिंग डालते हैं क्रैमर्स। चलिए बच्चे तो हेडिंग डालते हैं क्रैमर्स रूल। तो क्रैमर्स रूल किसके लिए है वो भी जान लेते हैं। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स। क्रैमर्स रूल। तो बेटा हम बात जो करेंगे ना, दो सिस्टम पर करेंगे, है ना। एक सिस्टम तो होगा नॉन होमोजीनियस सिस्टम, एक तो होगा नॉन होमोजीनियस सिस्टम और एक होगा होमोजीनियस सिस्टम। अब मैं ये भी बात कर लेता हूँ कि नॉन होमोजीनियस सिस्टम किसको बोला है। मैंने कुछ इस तरीके की इक्वेशन को नॉन होमोजीनियस सिस्टम में डालते हैं, जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1। मतलब राइट हैंड साइड में मैंने
जो लिखा है वो एक कांस्टेंट टर्म लिखी है अदर देन जीरो। बट होमोजेनियस सिस्टम में कुछ इक्वेशन इस तरीके की आती है, दैट इज a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू जीरो। ठीक है बच्चे, मतलब होमोजेनियस सिस्टम में राइट हैंड साइड के अंदर जीरो ही आता है, ऑलवेज जीरो। ठीक है, अब होमोजेनियस, पहले नॉन होमोजेनियस सिस्टम पे बात करते हैं, है ना। नॉन होमोजेनियस सिस्टम, ठीक है। तो पहले इसमें कंसीडर कर लेते हैं बेटा तीन इक्वेशंस। लेट अस कंसीडर a1x plus b1, let us consider system as a1x plus b1y plus c1z is equal to d1, a2x plus b2y plus c2z is equal to d2, a3x plus b3y plus c3z is equal to d3, राइट। तो यहां पर जो डेल्टा रिप्रेजेंट करूंगा मैं, डेल्टा को किसे रिप्रेजेंट करूंगा, एक्चुअली डेल्टा इज नथिंग बट कोफिशिएंट डिटर्मिनेंट which is a1x, sorry, which is a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। डेल्टा वन इज, बेटा देखो डेल्टा वन कैसे बनता है, ये जो कांस्टेंट वेक्टर है ना, d1 d2 d3, इससे किसको रिप्लेस कर दूं मैं, कॉलम वन से, डेल्टा वन के, डेल्टा के कॉलम वन से रिप्लेस कर दूं तो डेल्टा वन मिल जाएगा मेरे को, दैट इज d1 d2 d3 b1 b2 b3 c1 c2 दिस इज डेल्टा वन। डेल्टा टू a1 a2 a3 d1 d2 d3 c1 c2 c3, और डेल्टा थ्री जो होने वाला है वो कुछ इस तरीके से a1 a2 a3 b1 b2 b3 t1 t2 d, right। also x is equal to delta 1 by delta, y is equal to delta 2 by delta and z is equal to delta 3 by delta, है ना। बट यहाँ पे दो कहानी फिर से बनेंगी, अगर डेल्टा जीरो नहीं है और अगर डेल्टा जीरो है, राइट। अगर बेटा डेल्टा जीरो नहीं है देन ये कुछ इस तरीके से दिखेगा ना तुमको, डेल्टा वन इज एक्स इंटू डेल्टा, राइट। इट मीन्स अब डेल्टा वन कुछ भी हो, डेल्टा वन जीरो हो या ना हो, क्या फर्क पड़ता है, एक्स जो मिलेगा वो यूनिक मिलेगा, है ना। मतलब सॉल्यूशन इज यूनिक। बट यहां पर अगर बात करें हम, डेल्टा जीरो हो गया है ना, डेल्टा जीरो हो गया है और डेल्टा वन इज इक्वल टू एक्स इंटू डेल्टा होता है, राइट। अब देखो बेटा यहाँ पे दो कहानी बन सकती है, डेल्टा जीरो है, अब x तो कुछ भी हो सकता है, अगर हमें सॉल्यूशन चाहिए तो डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री तीनों को जीरो होना पड़ेगा नहीं। अगर हम कहें डेल्टा वन इज इक्वल टू डेल्टा टू इज इक्वल टू डेल्टा थ्री इज इक्वल टू जीरो, देन इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस का केस बनेगा, राइट। अरे भाई यार राइट हैंड साइड में तो ऑलवेज जीरो बन रहा है, अब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करने के लिए, सॉल्यूशन को एग्जिस्ट करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड भी तो ऑलवेज जीरो होना चाहिए नहीं चाहिए, है ना।
तो LHS इक्वल टू RHS हमेशा हो रहा है, बट एक्स वाई जेड कुछ भी हो क्या फर्क पड़ता है। तो वहां पर इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन का केस तभी बन सकता है जब तीनों को डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 को 0 होना पड़ेगा। बट अगर कोई भी एक 0 नहीं होता है, एटलीस्ट वन ऑफ these थ्री इज नॉट 0। अब देखो डेल्टा 1 या फिर डेल्टा 2 या फिर डेल्टा 3, कोई एक 0 नहीं है ना, कोई भी एक 0 नहीं है, एटलीस्ट का केस पकड़ रहे हैं हम, है ना। देन सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि देखो LHS तो 0 बना नहीं, बट RHS 0 है, LHS नॉट इक्वल टू RHS का केस आ रहा है यहाँ पे। तो इस मीन मैं कह सकता हूं नो सॉल्यूशन विल बी देयर, राइट। तो ये तो बात हुई बेटा नॉन होमोजेनियस सिस्टम पर, ठीक है। तो नॉन होमोजेनियस सिस्टम में तीन केस बनेंगे, है ना। एक केस तो तब मिलेगा जब हमको डेल्टा 0 नहीं है, डेल्टा 0 नहीं होगा देन हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। अगर डेल्टा 0 हो गया देन हमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन भी मिल सकते हैं और हमें नो सॉल्यूशन भी मिल सकता है। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस के लिए डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 तीनों को 0 होना जरूरी है, ठीक है। और अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा देन ऐसा होगा कम से कम कोई एक डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 में से 0 नहीं है, ठीक। अब बात कर लेते हैं होमोजीनियस सिस्टम। सेकंड वन इज होमोजीनियस सिस्टम। बेटा होमोजीनियस सिस्टम में तो तुम जानते ही हो कि इक्वेशंस कैसे लिखी जाती हैं। लेट अस कंसीडर सिस्टम एज a1x plus b1y plus c1z is equal to 0, a2x plus b2y plus c2z is equal to 0, a3x plus b3y plus c3z is equal to 0, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि डेल्टा तो चलो यही लिखा जाएगा a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। बट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 तीनों ही क्या होने वाले हैं, 0 होने वाले हैं, क्योंकि जो कांस्टेंट कॉलम है ना 0 0 0 कांस्टेंट वेक्टर वो हमेशा 0 है। तो अगर हम कॉलम 1 को रिप्लेस करेंगे 0 0 0 से तो डेल्टा 1 0 मिलेगा, कॉलम 2 को रिप्लेस करेंगे 0 0 0 से तो डेल्टा 2 0 मिलेगा, और कॉलम 3 को रिप्लेस करेंगे 0 0 0 से देन डेल्टा 3 में हमको 0 मिलेगा, ठीक है। अब देखिए कहानी तो कुछ ऐसी है वैसी है कि भाई x जो है वो डेल्टा 1 बाय डेल्टा होता है, y डेल्टा 2 बाय डेल्टा होता है एंड z डेल्टा 3 बाय डेल्टा, राइट। तो यहाँ पर कहानी फिर से दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी कि डेल्टा 0 नहीं है और डेल्टा 0 है। अगर बेटा डेल्टा 0 नहीं है, ठीक है, बट डेल्टा 1 तो हमेशा 0 है, इसका मतलब x इज इक्वल, अगर x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू 0 हो गया, है ना, देन सॉल्यूशन तो हमें मिला, यूनिक मिला, बट ट्रिवियल सॉल्यूशन मिला, ट्रिवियल सॉल्यूशन, है ना। एक्स वाई जेड अगर तीनों 0 हो गए, है ना, बात समझ रहे हो आप, क्योंकि राइट हैंड साइड में तो हमेशा 0 है, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 0 है। अब डेल्टा तो 0 है नहीं, तो सॉल्यूशन को अगर एग्जिस्ट कराना है तुम्हें तो एक्स को 0 करना पड़ेगा नहीं। एक्स वाई जेड अगर तीनों 0 हो जाते हैं देन सॉल्यूशन यूनिक तो हुआ, बट साथ में ट्रिवियल भी हुआ। ट्रिवियल इस सेंस में, क्योंकि ट्रिवियल हम यहाँ पर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक्स वाई जेड की तीनों की वैल्यूज जो है यहाँ पे 0, तो डेल्टा 0 है एंड डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 भी 0 है, देन एक्स वाई जेड यार कुछ भी होते रहे क्या फर्क पड़ता है, सॉल्यूशन तो हमेशा एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब है कि ये बनेगा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस का केस, ठीक है। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का केस बनेगा क्योंकि वहां पे एलएचएस आरएचएस हमेशा इक्वल हो रहे हैं, ठीक। चलिए तो एक क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए बच्चे तो क्वेश्चन लिख दिया मैंने। इफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस
2x plus 3y minus z is equal to minus 2, x plus y plus z is equal to 4, x minus y plus mod of lambda z is equal to 4 lambda minus 4 when lambda belongs to R has no solution, then option 1 is lambda is equal to 7, option 2 is lambda is equal to minus 7, option 3 is lambda is equal to 8 and option 4 is lambda square is equal to 1. बेटा देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसको हम क्रैमर्स रूल से करने जा रहे हैं, बट हमको पहले ये समझना होगा कि सिस्टम हमको कैसा गिवन है, होमोजीनियस है नॉन होमोजीनियस. तो अगर हम देखें राइट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म को, तो कांस्टेंट टर्म जीरो तो है नहीं, ठीक है. इसका मतलब सिस्टम जो है वो नॉन होमोजीनियस है. अब नॉन होमोजीनियस के अंदर दो केस बनते हैं, ठीक है. एक तो बनता है यूनिक सॉल्यूशन का, एक बनता है यूनिक सॉल्यूशन तब बनता है जब डेल्टा जीरो नहीं होता है, और दूसरा केस होता है जब डेल्टा जीरो होता है. तो डेल्टा जीरो होने पर दो केस बनते हैं, एक तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन केस बनता है, एक नो सॉल्यूशन का केस बनता है, ठीक है. अब नो सॉल्यूशन का केस कब बनता है, जब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का केस तब बनता है जब डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री तीनों जीरो हो जाए, ठीक है. और नो सॉल्यूशन का केस तब बनता है जब कोई एक, कम से कम कोई एक जीरो ना हो, ठीक. अब यहाँ पे बात करें नो सॉल्यूशन का केस है ये, ठीक. तो नो सॉल्यूशन के केस के लिए हम पहले सबको लिख लेते हैं, डेल्टा, डेल्टा वन, डेल्टा टू और डेल्टा थ्री को लिख लेते हैं. तो बेटा डेल्टा, अगर डेल्टा की बात करें तो डेल्टा तो ये आ गया 2 3 माइनस 1 1 1 1 और 1 माइनस 1 और मॉड लैम्डा, राइट. अगर इसकी बात करेंगे तो दिस इज 2 टाइम्स मॉड लैम्डा प्लस 1 माइनस 3 इंटू मॉड लैम्डा माइनस 1 इंटू minus 1 minus 1 is equal is this is delta, right. So this is 2 lambda minus 3 lambda which is minus lambda mod lambda, ठीक है. plus 2 plus 3 plus 2 plus 3 that is plus 5 and this is plus 2 with plus 7, okay. फिर ये जीरो होना चाहिए, है ना. नो सॉल्यूशन के लिए तो डेल्टा तो बच्चे थोड़ा सा साउंड में इशू हो गया था, ठीक है. मैंने क्वेश्चन तो पूरा लिख ही दिया है. देखिए यहाँ पे मैंने डेल्टा यहाँ पे निकाला है ना. डेल्टा तो हम कोफिशिएंट डिटरमिनेंट से फाइंड कर लेते हैं, ठीक. तो यहाँ पर अगर मैं डेल्टा को जीरो करता हूँ, क्योंकि केस जो है वो नो सोल्यूशन का केस है ना, तो डेल्टा तो पक्का जीरो होने वाला ही है, ठीक. तो डेल्टा जीरो होने से लैम्डा को प्लस और माइनस 7 लेकर आ रहा हूँ मैं. अब ऑप्शंस में -7 भी है और +7 भी है, तो कौन सा ठीक होगा वो देखना है मेरे को. तो डेल्टा वन मैं फाइंड कर रहा हूं, अगर लैम्डा 7 है तो लैम्डा 7 से होने से डेल्टा वन जीरो आ रहा है, ठीक है. अब अगर डेल्टा वन जीरो आ रहा है तो हो सकता है डेल्टा टू भी जीरो आ जाए और डेल्टा थ्री भी जीरो आ जाए. बट अगर ऐसा हो गया कि तीनों डेल्टास जीरो हो गए, देन वो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस का केस है, ठीक. तो मैंने क्या किया, लैम्डा इज इक्वल टू -7 पर डेल्टा वन को फाइंड किया. अगर मैं लैम्डा इज इक्वल टू -7 पर डेल्टा वन देखता हूं तो डेल्टा वन जो है वो जीरो नहीं आ रहा है, ठीक. तो डेल्टा वन जीरो नहीं आ रहा है लैम्डा इज इक्वल टू -7 पर, तो क्या मैं लैम्डा इज इक्वल टू -7 को बोल सकता हूँ कि लैम्डा इज इक्वल टू -7 पर जो है नो सोल्यूशन का केस बनेगा, है ना. अब कुछ बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा कि सर हो सकता था कि लैम्डा इज इक्वल टू 7 पर लैम्डा इज इक्वल टू 7 पर डेल्टा वन या डेल्टा टू या डेल्टा थ्री में से कोई एक जीरो नहीं होता, ठीक है. तो वो तो तुम कैसे पता कर पाओगे बेटा, वो तो चेक करके पता कर पाओगे, है ना. वो तो तुम मैन्युअली चेक करोगे और फिर देखोगे कि हाँ यार ये डेल्टा टू और डेल्टा थ्री जीरो बन रहे हैं, है ना, या ये नहीं बन रहे हैं, वो तो आगे की बात है. बट यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि लैम्डा इज इक्वल टू -7 पे डेल्टा वन जीरो नहीं है, डेल्टा वन तो जीरो है ही नहीं. इसका मतलब
मैं लैम्डा इक्वल टू -7 को उठा के बोल दूंगा कि लैम्डा इक्वल टू -7 पे नो सोल्यूशन केस है, राइट। तो मुझे आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, राइट है ना। चलिए तो आज इस वीडियो में हम यहीं तक रखेंगे। डाटा से और डिटरमिनेंट के सारे टॉपिक्स हो चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में जो हम बात करेंगे वो PYQs पर और कुछ क्वेश्चंस पर बात करेंगे, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक।